आज के हमारे सेशन का इंपॉर्टेंस है टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट गॉट टू ऑफर फॉर ईच वन ऑफ अस। हम करियर के कोई भी स्टेज में हो, बिकॉज मेनी टाइम्स वी सी कि हम लोग बीइंग सिविल इंजीनियर्स, हम लोग यूजुअली करियर की शुरुआत करते हैं फ्रॉम आवर साइट एग्जीक्यूशन एंड फ्रॉम साइट रोल्स, राइट। बट सिर्फ सुपरविजन करना, इसलिए तो हमने इंजीनियरिंग नहीं करी हुई है। या जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं, या जो लोग कोई किस्म की कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं, उन लोगों ने भी हाउ डू वी मैनेज आवर प्रोजेक्ट्स। यस, द क्वांटम हैज इंक्रीज सो मच, सो खास करके 2021 में जब नए एफएसआई के रूल्स आए, नए यूडीसीपीआर के रूल्स आए, एंड द कंस्ट्रक्शन क्वांटम हैज इंक्रीज मल्टीफोल्ड। सो हाउ डू वी मैनेज एवरीथिंग? इज पेन एंड पेपर, एक्सेल रियली द ऑल ऑप्शंस दैट वी हैव गॉट, या हमारे पास और भी कुछ एडवांस चीजें हैं जिसमें हमें सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग नहीं बट डिसीजन मेकिंग के लिए भी कोई टूल हमें काम में आ सकता है? सो दैट टूल, अ वेरी सिंपल टूल, इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। एंड आप में से जो जो लोग जिनको एक एक्सपीरियंस का एडवांटेज है, जिन्होंने फील्ड में काम किया हुआ है, सो आप सब लोगों के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ करियर चेंजिंग सेशन। सो यू ऑल आर गोइंग टू सी द पावर ऑफ एमएसपी, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक एमएस प्रोजेक्ट में करते क्या क्या आता है, इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सो वी हैव विद अस आवर एक्सपर्ट इंजीनियर चेतन लोनी सर। ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम निकमा एंड who has done again diploma in his housing laws as well. He runs his own firm called Own Brain, जो कि एक कंसल्टिंग एंड मॉनिटरिंग फर्म भी है, जहां पे ये लोग डेवलपर प्रोजेक्ट्स के लिए विद एमएनसीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंपनीज दे आर एंगेज्ड इनटू प्रोजेक्ट monitoring and controlling. So he's an actual working professional, a field expert as we say, industry teacher as we say, who has got the in and out experience of being on site, experiencing the site, and putting that experience on MS project. So the list of his clientels with which he has worked for trainings and consultancies ranges from Piramal Reality to SJ Contracts to all of the big names that you can think of in our today's construction industry. So without any further delay, let us welcome Chetan Loni sir. थैंक यू दीपेश जी। Yes. अभी हम तीन चीजें यहाँ पे करते हैं। हमें शेड्यूल बनाना है, राइट। तो कोई एक प्रोजेक्ट हम यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ बेसमेंट प्लस पोडियम या ग्राउंड लेवल पोडियम एंड 10 फ्लोर स्ट्रक्चर। तो देखिए, इतने कम टाइम में हमें पूरा डिटेल शेड्यूल बनाना है। डिटेल, नाउ व्हाट इज डिटेल, व्हाट इज माइक्रो लेवल शेड्यूल, वो हम यहाँ पे जानेंगे। सो दिस इज द ओपनिंग विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ये आप देख सकते हो। When I open the MS project for the first time, it look like MS Excel, but it is not Excel. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो columns हैं, it is completely differ from the Excel. You will find here, starting from this I, this is called as indicator, task mode, task name, duration, start, finish, predecessor, resource name, और कुछ कस्टमाइज कॉलम या रेडीमेड कॉलम ऐड करने तो ऐड न्यू कॉलम, ऐसे है। तो दिस इंटरफेस इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। दिस इज टास्क एरिया and you can observe one center line is there, and this is Gantt chart area, और वी हैव हर्ड अबाउट बार चार्ट। तो ये बार चार्ट एरिया है, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया को Gantt चार्ट एरिया कहा जाता है, ठीक है। तो जो इनपुट हम यहाँ पे देंगे, अभी क्या इनपुट यहाँ पे देंगे वो हम देखते हैं। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द WBS। नाउ व्हाट इज WBS? यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज WBS? एनीवन? टिल दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन। Work breakdown structure. यस, तो व्हाट मेक्स दिस WBS दैट वी विल सी। WBS बनाने के लिए क्या चाहिए? देखिए, इट इज नॉट जस्ट अबाउट काम को ब्रेक करना है मल्टीपल लेवल्स पे। इट इज अबाउट लिस्ट ऑफ द टास्क। आपको एक टास्क की लिस्ट बनानी है, उसके लेवल्स डिफाइन करने हैं, उसका ड्यूरेशन वहां पे आपको अलोकेट करना है बेस्ड ऑन टेक्निकल कैलकुलेशन एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, और उसका जो सीक्वेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सीक्वेंस। सो दिस मेजर पार्ट, ऑफ कोर्स उसमें रिसोर्सेज कॉस्ट भी आ सकते हैं, बट अभी के लिए हम शेड्यूल डिफाइन कर रहे हैं। तो यस, एज यू सेड, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। Okay, so WBS means work breakdown structure, which will give you the detailed view of list of the task, levels, duration, sequence. जानते हैं ये सब चीजें क्या है हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में। ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा, हमारा जो केस स्टडी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसमेंट प्लस ग्राउंड लेवल पार्किंग प्लस 10 फ्लोर का एक कन्वेंशनल हम स्ट्रक्चर लेते हैं। ओके, कन्वेंशनल हम स्ट्रक्चर लेते हैं, एक सिस्टम फॉर्म और कन्वेंशनल, ये भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग द एक्चुअल शेड्यूल प्रिपरेशन इन टू वेज। नंबर वन, हमें यहाँ पे ये जो शेड्यूल बनाना है, दो शेड्यूल बनाते हैं, मतलब आपको इंटरेस्ट भी आएगा इस पूरे डिस्कशन में। एक मैक्रो लेवल शेड्यूल बनाते हैं और एक माइक्रो लेवल भी शेड्यूल बनाते हैं। दोनों के लिए कैसे हमें हमारा स्मार्ट वर्क करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, नाउ मैं साइट पे जूनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ और मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया, कहा भाई चेतन, तुमको MSP आता है? हाँ सर आता है। तो एक काम करो, अभी हमें RCC कॉन्ट्रैक्टर को जो है टारगेट देना है और मुझे
प्रोजेक्ट के लाइन आउट से लेके, मतलब प्रोजेक्ट एस्केवेशन के पहले जो हम साइट लाइन आउट करेंगे, एस्केवेशन का जो लाइन आउट करेंगे, वहां से लेके आरसीसी कंप्लीट होने तक का एक शेड्यूल बना दो। कोर एंड शेल शेड्यूल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बना दो। ठीक है सर, बनाते हैं। लेकिन वो बनाने से पहले इस इंटरफेस को जानते हैं। इस इंटरफेस में आप देख सकते हो, ये जो टूल आप देख रहे हो, डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का, वास्तु ए बिल्डिंग, प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं और बिल्डिंग का भी नाम लिखते हैं, वास्तु ए बिल्डिंग। यहाँ पे हम लिखते हैं कोर एंड शेल आरसीसी शेड्यूल। ठीक है, दिस टाइटल आई हैव गिवन। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, मुझे थोड़ा यहाँ पे देखना है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो हियर आई वांटेड टू टेल यू दैट कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, तब एक चीज आप याद रखिए, डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर ओपन किया, उसका यूजर इंटरफेस ओपन किया और उसको यूज करना स्टार्ट किया, डोंट डू दैट। जैसे ऑटोकैड में आप पहले डिसाइड करते हो कि मुझे स्केल क्या सेट करना है, 1:150 या सिस्टम में करना है, मीटर में करना है या फीट इंचेस में करना है, वो हम पहले डिसाइड करते हैं। वैसे यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स या कुछ प्री सेटअप जो है वो करने होते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप है यहाँ पे, जिसे कहा जाता है एटो शेड्यूल। ओके, अभी एटो शेड्यूल क्या होता है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे क्विकली और आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट आई एंटर्ड माय फर्स्ट एक्टिविटी, ये एक यहाँ पे सिंबल मुझे दिख रहा है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज मैन्युअली शेड्यूल्ड मोड। कैसे पता चला, यहाँ पे नीचे लिखा है दिस इज मैन्युअली शेड्यूल्ड मोड। व्हाट डज इट मीन? क्लिक ऑन दैट, यू विल फाइंड मैन्युअली शेड्यूल्ड मोड का मतलब ये होता है कि जो टास्क के जो डेट्स है, ये टास्क के जो डेट्स आने वाले हैं, आर नॉट कैलकुलेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। इसको कैसे लिखा है यहाँ पे, मैन्युअली शेड्यूल्ड मीन्स टास्क डेट्स आर नॉट ऑटोमेटिकली अपडेटेड। ओके, दूसरा मोड क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑटो शेड्यूल मोड, टास्क डेट्स आर कैलकुलेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। तो ऑफ कोर्स मुझे जो डेट चाहिए वो मैं सिर्फ एक ही बार दूंगा। वो डेट कौन सा होगा, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कब करना है, उसके बाद आने वाले सारे डेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पे जो है कैलकुलेट होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, एज अ यूजर, एज अ फर्स्ट टाइम यूजर, दोनों में से आप कौन सा चूज करना चाहोगे? यहाँ पे यू कैन रिप्लाई इन चैट बॉक्स और जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। यस, ऑटो शेड्यूल। ठीक है, तो इसको वन बाय वन अगर करेंगे, जैसे ये मैंने लिखा, इसके बाद में समझो मैं लिखता हूँ से प्री एक्सकवेशन वर्क या साइट सेटअप वर्क, ऐसे अगर मैंने लिखा, तो ये भी क्या है, मैनुअल मोड में है। फिर इसको ऑटो करो, डोंट डू दैट। ओके, बिफोर यू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग, आप नया प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट करते हो, इसको पहले ही न्यू टास्क, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टास्क, do it in auto schedule mode. So this is first and foremost and mandatory thing that you need to do. Second, since ये सॉफ्टवेयर ओपनिंग स्टेज पे है, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ओपन किया है, इसमें और क्या क्या करना चाहिए? जैसे आपने ऑटोकैड में ट्रिम या कॉपी पेस्ट या मिरर, ऐसे बहुत सारे टूल बार बार यूज किए हैं, तो दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आप उस टैब में जाते हो और उस टैब को बार बार यूज करते हो। तो यहाँ पे भी वैसे एक बार या ऐसे एक लिस्ट आ जाती है जो आपको कंटिन्यूसली यूज करनी होती है वाइल डूइंग प्लानिंग, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग। तो उसको कहते हैं व्यू बार। सिंपल स्टेप, शॉर्टकट स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। गैन चार्ट पे राइट क्लिक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे व्यू बार मिलेगा आपको। अभी यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए ये लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे मैं इंटरफेस के बारे में बता रहा था, एमएसपी में ये इतने सारे टैब्स हैं, इसमें हर एक टैब में रिबन्स में बहुत सारे ऑप्शन है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज रिबन। इसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे ऑप्शन हैं, टैब्स हैं। तो इन सब टैब का जो इंपॉर्टेंट जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो वो लिस्ट रेडीमेड नहीं मिलेगा, तो आपको व्यू बार ऑन रखना है। ओके, और कुछ दो तीन मैंडेटरी चीजें हैं वो यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे आगे जाके हम रेट्स या कॉस्ट में काम करने वाले हैं, जैसे कंक्रीट का रेट दे दिया हमने, स्टील का रेट दे दिया। तो एमएसपी में क्या होता है कि इट इज यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो इसका जो रेट है या इसका जो कॉस्ट है, ये यूएस डॉलर में आपको दिखाई देगा। तो फाइल, ऑप्शंस, डिस्प्ले में जाके, अभी मैंने ये आईएनआर करके रखा है ऑलरेडी, बट ये बाय डिफॉल्ट जो है वो यूएसडी में होता है। तो इसको आप यूएसडी से, ये देखिए डॉलर का सिंबल है, यूएसडी से आईएनआर में आप करके रखिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं या प्री सेटअप स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पे करने हैं। ओके, और क्या क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए फाइल, ऑप्शंस, जनरल में आप ये डेट फॉर्मेट देख सकते हो। किसी को DDMMYY फॉर्मेट में डेट देखना है, किसी को ये पूरा दिखना है 28 जनवरी 2026, ऐसे पूरा देखना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्री सेटअप आपको करने हैं। ठीक है, तो कुछ मैंडेटरी है, कुछ आप वाइल प्रिपरेशन ऑफ योर शेड्यूल आप कर सकते हो। कि देखो सर, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि बार चार्ट एरिया में सैटरडे संडे ऑफ दिख रहा है। तो ये अभी हमको जो असाइनमेंट मिला है, ये टिपिकल इंडियन कंटेक्स्ट में हम देखते हैं, जिसमें 6 डे वर्किंग रहेगा। दूसरा, हमको ये बोला गया है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये हमें स्टार्ट करना है से 15, आज हम मई मंथ में है और अराउंड एक सितंबर मंथ में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। तो हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि 1 सितंबर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्टार्ट कंसिडर करो, स्टार्टिंग फ्रॉम साइट सेटअप वर्क करते हैं। सो फॉर दैट पर्पज गो टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट डेट डिफाइन करना है। स्टार्ट डेट डिफाइन कीजिए, आप इधर यहाँ पे कर सकते हो या फिर मैन्युअली भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हमने क्या डिसाइड किया, 1 सितंबर। ओके, सो 1 सितंबर, इट इज ट्यूसडे, असाइन कीजिए, ओके कीजिए। द मोमेंट यू क्लिक दैट, देखिए अर्लियर वी वेर इनटू मई मंथ,
मतलब अभी का जो मंथ चल रहा है वो था, अभी यहाँ पे आप टाइम स्केल पे सितंबर मंथ देख सकते हो, राइट। ओके, नाउ इसके लिए आप देखोगे, इसी में अगर मैं शेड्यूल बनाता हूँ, इज इट रिलायबल, इज इट गोइंग टू बिकम रिलायबल फॉर द फर्दर ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग? नो, व्हाई? बिकॉज आप राइट हैंड साइड में देखिए, दिस पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड एज टाइम स्केल। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? वर्क वीक क्या है बताइए, रिप्लाई करके बताइए। 5 डे वर्क वीक है या 6 डे वर्क वीक है? 5 5। 5 डे वर्क वीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि एमएसपी का जो डिफॉल्ट सेटिंग है कैलेंडर को लेके, वो 5 डे वर्किंग है, जिसमें सैटरडे संडे जो है वो ऑफ है। तो ये वाला जो कैलेंडर है ये मुझे देखना है। इसको कैलेंडर को कहा जाता है स्टैंडर्ड कैलेंडर, जो कि एमएसपी का डिफॉल्ट है। ओके, तो चलो स्टैंडर्ड कैलेंडर कहाँ पे वो देखते हैं। अगेन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट, चेंज वर्किंग टाइम। इसमें आप देख सकते हो स्टैंडर्ड है, जो कि आपका प्रोजेक्ट कैलेंडर है। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट कैलेंडर? द कैलेंडर विच इज अवेलेबल इन द सिस्टम एंड विच इज असाइंड। सभी के सभी कैलेंडर्स प्रोजेक्ट कैलेंडर नहीं हो सकते। एक ही कैलेंडर जो होगा, जो आपने असाइन करके रखा है, अभी एमएसपी ने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये असाइन करके रखा है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड कैलेंडर, जो कि आपका प्रोजेक्ट कैलेंडर है। उसका सेटिंग देख लो क्या है। जैसे आज 24th में है, तो ये 24th में हाईलाइटेड है, और ये नॉन वर्किंग है बिकॉज टुडे संडे। अगर मैं वर्किंग डे पे क्लिक करूंगा, तो मुझे देख के बताइए कि क्या वर्किंग टाइमिंग्स है, जो वर्किंग डे है उसका टाइमिंग क्या है? 8 आवर पर डे। हाँ, करेक्ट, 8 आवर, बट 8 to 12, 13 to 17, दैट मीन्स 8 AM to 12 PM, 1 PM to 5 PM। तो ये यूएस का जो स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम है उसके हिसाब से इन्होंने दिया है। मुझे मेरा खुद का कैलेंडर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड, नाइट शिफ्ट, 24 आवर्स। देखिए नाइट शिफ्ट भी आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रात को 11 बजे स्टार्ट होके सुबह 3 बजे तक, और फिर से 4 बजे से स्टार्ट होके 8 बजे तक। तो ये भी 8 आवर्स का ही है, लेकिन ये नाइट शिफ्ट का है। 24 आवर्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 0 to 0, नो डे ऑफ, नो वर्किंग टाइम, आई मीन नो, क्या कहते हैं, वीकली ऑफ, ऑल डे वर्किंग, ऑल टाइम वर्किंग। इन तीनों में से फ्रॉम इंडियन कंस्ट्रक्शन परस्पेक्टिव, हमारे इस कंटेक्स्ट में ये तीनों कैलेंडर कुछ हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं स्टैंडर्ड को यहाँ पे रख देता हूँ, और मैं खुद का कैलेंडर क्रिएट करता हूँ। देखते हैं कैसे करना है। ये कैलेंडर क्रिएट करने से पहले आपको क्विकली मैं बता दूं, 2 मिनट में हम कैलेंडर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। 2 वर्ड याद रखिए, थोड़ा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कैलेंडर का इंपॉर्टेंस क्या है। 2 वर्ड याद रखिए, क्रिएट, असाइन। मैंने सर कैलेंडर क्रिएट करके तो रखा है, 4 5 10 कैलेंडर मैंने क्रिएट करके रखा है, लेकिन असाइन भी तो करना पड़ेगा। सिर्फ डेटाबेस में रख के उसका फायदा नहीं है। सो पहले हम इसको क्रिएट करते हैं। ओके, क्रिएट न्यू कैलेंडर, इसका नाम भी दे दो। जैसे अभी ये कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड है, जैसे हमने प्रोजेक्ट का नाम वास्तु ऐसे कुछ लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वास्तु कैलेंडर 1। 1 बना लेते हैं, अगर फ्यूचर में जरूरत है तो 2 3 भी बना सकते हैं। ओके करो, अभी आप वास्तु कैलेंडर 1 में हो। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टैब दिखाई देंगे, एक्सेप्शन, वर्क वीक। आपको एमएसपी को बताना पड़ेगा कि मेरे एक्सेप्शनल डेज क्या है। एक्सेप्शनल अभी के लिए नॉन वर्किंग डेज क्या है, मतलब हॉलीडेज क्या है। जैसे हम सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो सितंबर में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यार देखो, ये जो है, जो साइट पे जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करने वाले जो लोग हैं, उसके उसके पर्सपेक्टिव से आपको कैलेंडर बनाना है, ना कि आपके हेड ऑफिस, ना कि आपके रीजनल ऑफिस, या फिर मेरे खुद के पर्सनल टाइमिंग के हिसाब से कैलेंडर नहीं बनेगा, प्रोजेक्ट के हिसाब से कैलेंडर बनेगा। तो 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अराउंड 17 सितंबर को आपको पता है साइट पे विश्वकर्मा जयंती होती है, उस दिन काम नहीं होता। तो विश्वकर्मा जयंती में यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, विच इज कमिंग ऑन 17 सितंबर। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, ये हर साल उसी डेट पे आएगा क्या? तो उसका आंसर है यस। तो मैं उसका रिपीटेशन, रिकरेंस पैटर्न यहाँ पे डिसाइड कर देता हूँ। डिटेल्स में जाइए, ईयरली, ये नॉन वर्किंग है। कितने साल के लिए आपको प्रोजेक्ट है? समझो 2 साल के लिए। सेफर साइड आप यहाँ पे 3 ऑकरेंसेस दे दो। द मोमेंट यू टाइप 3 हियर, देखिए 2028 तक ये हॉलीडे सेट हो चुका है। एक ही बार करना है आपको, ओके कीजिए। नेक्स्ट, अभी वी आर इन महाराष्ट्र, सो यहाँ पे गणेश विसर्जन होता है, से गणेश विसर्जन, ये हम लिखते हैं 2026। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये नॉन रिपीटेटिव है। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन चलो ये 21 सितंबर है, तो 21 सितंबर हमने यहाँ पे लिखा है। ऐसे आपको रिपीटेटिव, नॉन रिपीटेटिव हॉलीडेज जो है ये इस एक्सेप्शन टैब में करना है फॉर योर कैलेंडर कॉल्ड वास्तु कैलेंडर 1। ओके, ये हो गया लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। तो आप ये 1 साल 2 साल के लिए जो भी लिस्ट है, वो आपकी कंपनी अप्रूव्ड हॉलीडे लिस्ट आपको प्रोवाइड करेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये यहाँ पे जनरेट करना है। ओके, नाउ गो टू वर्क वीक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टैब। क्लिक ऑन डिफॉल्ट, गो टू डिटेल्स। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेट वर्किंग टाइम फॉर दिस वर्क वीक। नाउ ये वर्क वीक मतलब दिस इज गोइंग टू बिकम थ्रू आउट टाइम टेबल ऑफ योर प्रोजेक्ट। टाइम टेबल का मतलब हमने स्कूल में सीखा है कि एक टाइम टेबल पूरे साल के लिए हमें दिया जाता है। इस तरीके से आपका जो वीक है वो प्रोग्रेस होगा। वैसे ही आपके प्रोजेक्ट का टाइम टेबल आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे डिसाइड करो संडे के दिन प्रोजेक्ट के साइट के ऑपरेशंस रखने हैं या नहीं रखने हैं। तो यू फर्स्ट डिसाइड वेदर यू वांट टू क्रिएट 7 डे वर्किंग वीक, 6 डे वर्किंग वीक। कुछ केसेस में 6.5 वर्किंग डेज वीक होता है, संडे के दिन हाफ डे वर्किंग होगा। हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि संडे के दिन ऑफ रहेगा,
और मंडे से लेके सैटरडे जो है वो मुझे वर्किंग रखना है। तो क्या ऑप्शन से पढ़ते हैं, मैंने मंडे से लेके सैटरडे सिलेक्ट किया। यूज प्रोजेक्ट डिफॉल्ट टाइम, जैसे एमएसपी का प्रोजेक्ट डिफॉल्ट टाइम 8 to 5 है। इंडियन कंटेक्स्ट में वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 9 to 1, 2 to 6, ये टिपिकल इंडियन वर्किंग टाइम है। तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन, सेट डेज टू नॉन वर्किंग टाइम, तो ये भी ऑप्शन उसके लिए नहीं है। थर्ड और लास्ट ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए क्या लिखा है। सो सी, आई हैव सिलेक्टेड ऑल दिस डेज, set days which user have selected to these specific user specified working times। क्या वर्किंग टाइम सेट किया हमने, यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट इट इज 8 to 17 है, लेकिन मुझे 9 to 13 मीन्स 9 to 1 एंड 14 to 18 दैट मीन्स 2 PM to 6 PM चाहिए। तो ये वर्किंग टाइम मुझे यहाँ पे चेंज करना है फॉर दिस 6 day वर्किंग वीक। ओके, करते हैं। यहाँ पे आप टाइप कीजिए, और यहाँ पे एक सजेशन है, आपके लैपटॉप का या पीसी का सेटिंग 12 आवर्स फॉर्मेट रहने दो या 24 आवर फॉर्मेट रहने दो। यहाँ से एक आदत बना लीजिए कि जो भी वर्किंग टाइम्स आप दोगे, जो भी वर्किंग टाइम आप डिस्कस करोगे, वो 24 आवर्स फॉर्मेट में डिस्कस करोगे या इनपुट दोगे, तो एरर नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 to 13, 14 to 18, सो दिस फॉर्म्स माई 8 आवर्स वर्किंग डे, 9 to 13, 14 to 18। ओके, तो जैसे ही आपने वो क्लिक किया, आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो कि अभी आपका 6 days वर्किंग हो चुका है, सैटरडे ऑफ है, और कोई भी आप एक इस पे जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके वर्किंग टाइम्स है फॉर वास्तु कैलेंडर 1। अभी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ओके पे। नाउ यू हैव जस्ट क्रिएटेड द कैलेंडर, इट डजंट मीन दैट यू हैव असाइंड। ये गैन चार्ट में देखिए, अभी भी सैटरडे संडे आपको ऑफ दिख रहा है, यस और नो? अच्छा, क्लियरली नहीं दिख रहा है तो इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, नॉन वर्किंग है सैटरडे संडे अभी के लिए, नॉन वर्किंग के ऊपर क्लिक करते हैं, इसका थोड़ा कलर और पैटर्न भी चेंज कर लेते हैं। ओके, नाउ आई होप यू कैन ऑब्जर्व इजिली दैट सैटरडे संडे स्टिल नॉन वर्किंग। इसका मतलब यह है कि हमने कैलेंडर क्रिएट तो करके रखा है, असाइन नहीं किया है। सो लेट्स असाइन। हाउ टू असाइन? गो टू प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट टैब में प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाना है, एंड इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड, नाउ यू आर रेडी विथ योर ओन कैलेंडर, असाइन इट। ओके कीजिए। अभी भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सेकंड स्टेप आपको करना है, राइट क्लिक करना है, नॉन वर्किंग पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक चेक पॉइंट मिलेगा। देखिए पहले जो ब्रैकेट में प्रोजेक्ट कैलेंडर लिखा था वो अभी आपके वास्तु कैलेंडर के सामने दिख रहा है, राइट? इसका मतलब ये है कि यू हैव सक्सेसफुली असाइन दिस पर्टिकुलर कैलेंडर। तो इसको ओके कीजिए। अभी देखिए, इंस्टेड ऑफ सैटरडे संडे यू विल ऑब्जर्व वर्किंग वीक विद द संडे एज वीकली ऑफ। ओके, यहाँ पे ये ऐसे डबल स्ट्रिप क्यों दिख रहा है एनीवन? और यहाँ पे ट्यूसडे पे क्यों दिख रहा है? हॉलीडे। यस, हमने हॉलीडे असाइन किया है, राइट? किस लिए किया है? पर्पस क्या था? विश्वकर्मा जयंती या जो विसर्जन वगैरह ये जो चीजें हैं उसके लिए किया था। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे वगैरह जो आपको वहां पे असाइन करना है वो आप कर सकते हो। ओके, नाउ वी आर रेडी विद आवर फाइल वेर इन वी कैन एक्चुअली गिव द इनपुट्स ऑफ द टास्क। उसके लिए आपको मैंने जैसे कहा था WBS फॉर्म करना है, राइट? तो करते हैं WBS फॉर्म। अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि WBS फॉर्म करने के लिए हमें कुछ डेटा स्टडी करना जरूरी है। तो देखिए, प्लानिंग एज द इकोसिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है उसका जस्ट मैं एक मिनट में आपको उसका इंपॉर्टेंस समझा देता हूँ। नॉट एज अ ट्रेनर बट एज अ कंसल्टेंट, एज योर इंडस्ट्री फ्रेंड, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट शेड्यूल बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन रियलिस्टिक शेड्यूल बना के उसको सारे स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करके वो इंप्लीमेंट करना, साइन ऑफ करना और उसको ट्रैक करना, इसके लिए आपको इस इकोसिस्टम के बारे में जानना है। तो यहाँ पे हम शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले I would request you, sir, to actually repeat this particular line. Actually, this is the main difference. या I would really request you to repeat this particular thing. यस, सी हम सब सिविल इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, सबको पता है कि प्रोजेक्ट्स होते कैसे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, जैसे अभी दिवेश सर ने क्वेश्चन पूछा, थोड़ा मैं इसको इलेबोरेट करता हूँ। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, हर एक का वाई एक्सिस अलग हो सकता है। जैसे मैं बिजनेस ओनर हूँ तो राइट फ्रॉम लैंड एक्वायर करने से लेके, डिफरेंट परमिशंस लेने से लेके, प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से लेके कंस्ट्रक्शन करना और हैंड ओवर करना या पोजेशन देना, यहाँ तक हर फेज में एज अ बिजनेस ओनर और एज अ जनरल मैनेजर या टॉप मोस्ट CEO, ऐसे जो डेजिग्नेशन होते हैं, आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑथराइज पर्सन फॉर ऑल दिस स्टेजेस। आई माइट बी और आई एम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस। लेकिन इन सबको करने के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, वो एक्सपीरियंस को आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में चेक भी करना है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं स्टार्ट करूंगा, ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशंस, राइट? सिर्फ आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स नहीं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, उसमें भी जियो, अभी रिपोर्ट्स में अगर जाते हैं तो जियो टेक्निकल रिपोर्ट्स, स्टाटा रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको स्टडी करनी है, वेदर दैट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बिकम फिजिबल फॉर मी और नॉट। अगर फिजिबल है, सिर्फ फिजिबल कॉस्ट के बारे में मत सोचो, कॉस्ट तो है ही, टाइम के बारे में भी सोचो, क्योंकि टाइम आगे जाके काफी हिट करेगा। अभी आप रिसेंट देख रहे हो, पिछले 10 दिन में 5 रुपीज पेट्रोल या 5 रुपीज डीजल का इंपैक्ट आ चुका है। तो ये प्रोजेक्ट अगर 6 महीने पहले होता था तो मेरा प्रोजेक्ट कितना फिजिबल रहता था, हमें पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। लेकिन टाइम का इंपॉर्टेंस तभी समझेगा जब मैं सारे डॉक्यूमेंट स्टडी करके उसको एक टाइमलाइन पे डिफाइन करूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दो जस्ट चीजें बताऊंगा। जैसे मैंने अभी जो स्टेटमेंट बताया कि सिर्फ सॉफ्टवेयर जानने से या सिर्फ प्रोजेक्ट प्लान करने से ये सारा कंटेक्स्ट क्लियर नहीं होता है। नॉलेज ऑफ IPP, नॉलेज ऑफ MCP और MCS। अभी ये होता क्या है?
अगर मैं सीनियर डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूँ तो माय कंपनी, माय मैनेजर, माय ओनर विल आस्क मी टू क्रिएट आईपीपी, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान। इंटीग्रेटेड में नाम में ही है कि ये इंटीग्रेटेड है, मतलब ये सारे फेजेस के साथ रिलेटेड है, परमिशन से लेके एनओसी से लेके सब चीज इंटीग्रेटेड है। इफ आई एम ओनली कंस्ट्रक्शन मैनेजर, इफ आई एम ओनली इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, वाई एक्सिस विल बी डिफरेंट। ठीक है, मुझे साइट सेटअप से मेरा जो है शेड्यूल बनाना है। देखो, तो इसलिए आपको बिफोर यू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, स्टडी ऑफ दैट प्रोजेक्ट। अभी स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट क्या है सर, मैंने ड्राइंग स्टडी कर लिया, इट इज नॉट गोइंग टू सफाइस। सिर्फ ड्राइंग स्टडी नहीं करना है आपको, काफी सारी चीजें स्टडी करनी है। उसमें से जस्ट मैं ये फोल्डर आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ड्राइंग्स के रिलेटेड, स्पेसिफिकेशन रिलेटेड आपको करना है। ये ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन आपने किसी एस्टिमेशन या बजट टीम के साथ शेयर करके उनसे एक ब्लॉक बजट या डिटेल बजट बना लिया है। उसके बाद आपको एक मीटिंग, किक ऑफ मीटिंग करना है आपके मैनेजमेंट के साथ, उसमें आपको लॉजिस्टिक स्टडी करनी है, काफी सारी चीजें स्टडी करनी है। ओके, उसके बाद आपको रिसोर्स रिलेटेड, देखिए एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो हम केस स्टडी यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं, द कॉन्क्रीट दैट वी आर गोइंग टू पोर फॉर द बीम एंड स्लैब, आर यू गोइंग टू डू इट विद आरएमसी प्लांट या आर यू गोइंग टू डू इट विद द सिंगल बैग मिक्सर? फर्क बहुत है। यस, वर्किंग प्रोफेशनल बताइए, फर्क बहुत है। यस और नो में बताना है आपको। यस 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 सर। यस। बहुत फर्क है। यस तो सर। मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे ये यस। जो ड्यूरेशन दे रहा हूँ, मैं कैसे डिसाइड करूंगा? तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी ये रिसोर्स मतलब सिर्फ मटेरियल और लेबर नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है, आपके जो सिस्टम्स है वो भी आपके रिसोर्सेस हैं। तो ये स्टडी करके वो सब थॉट प्रोसेस यहाँ पे हम सोच के डिस्कस करके फिर एक नैरेटिव हम बिल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नैरेटिव स्टेटमेंट टू फॉर द शेड्यूल प्रिपरेशन। तो मैं जस्टिफाई करूंगा कि सर मैंने ये अजम्पशंस किए हैं और उस अजम्पशन के बेसिस पे मैंने ये शेड्यूल बनाया है। तो एक बार रिवीजन होगा, दो बार रिवीजन होगा, तीन बार रिवीजन होगा, और फाइनली जैसे ड्राइंग रिवीजन अप्रूव होते हैं, जीएफसीज होते हैं, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, जैसे बजट अप्रूव होते हैं, देन व्हाई नॉट फॉर शेड्यूल? शेड्यूल भी अप्रूव होना चाहिए। तो इतने सारे रिवीजन होते हैं तो प्लीज साइन ऑफ। जैसे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ शेड्यूल प्रिपेयर करने के लिए, वैसे मैं ऑथोराइज भी हूँ कि आपको सबको जो रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर शेड्यूल के लिए, जैसे कौन रिस्पॉन्सिबल है ये स्पेसिफिकली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं प्लानिंग या शेड्यूल करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो इस प्लानिंग के टारगेट्स को अचीव करने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी कमिटमेंट चाहिए, परचेस या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कमिटमेंट चाहिए, बिलिंग डिपार्टमेंट से भी कमिटमेंट चाहिए, आर्किटेक्ट या डिजाइन डिपार्टमेंट से भी कमिटमेंट चाहिए। देखो, डिजाइन डिपार्टमेंट ने मुझे जीएफसी ड्राइंग टाइम पे नहीं दिए तो मेरा डिले होगा। ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, ये आपके प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उनसे भी कमिटमेंट चाहिए। तो इनके सबके डिलीवरेबल्स आप डिफाइन कहाँ पे करोगे? ऑफ कोर्स उसी के लिए शेड्यूल है, ठीक है। तो वो इंटीग्रेटेड पे रहेगा या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम रहेगा, उसको हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं। ओके, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग लेट मी ओपन वन सेक्शन हियर। सो देखिए, जैसे ये कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और हमें कॉम्प्रहेंसिव शेड्यूल बनाने के लिए बोला गया है। सो मैक्रो लेवल पे पहले बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, बेसमेंट और ये ग्राउंड और यहाँ पे ऊपर 10th फ्लोर का हमारा ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो राइट फ्रॉम साइट सेटअप वर्क से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको प्री सेटअप के बारे में कहा, एक जस्ट एक चेक पॉइंट पे एक एक्टिविटी ऐड करके देखो। यस, दिस सिंबल इज व्हाट, बताइए यहाँ पे नीचे देखिए क्या है ये? इज इट ऑटो शेड्यूल और मैनुअल शेड्यूल? इट इज ऑटो शेड्यूल। ओके, तो कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे हम हमारे प्रोजेक्ट का नाम, टाइटल लिखते हैं, ठीक है। ओके, लेट मी, ये यहाँ पे टाइमलाइन दिया गया है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। सी, आपका इंटरफेस थोड़ा जितना हो सकता है उतना वाइड रखो, राइट क्लिक करके ये शो टाइमलाइन हटा दो यहाँ से। ओके, यहाँ पे देखिए मेरा डेट का सेटिंग या डेट का फॉर्मेट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, चलो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन लिखते हैं, साइट सेटअप वर्क्स। ओके, किसी ने अगर लिखा है या किसी को याद है तो मुझे बताइए। वी आर गोइंग टू डू द डब्ल्यूबीएस हियर। डब्ल्यूबीएस के चार कंपोनेंट बताइए। यस, फर्स्ट मैंने कहा लिस्ट ऑफ टास्क। ओके, सेकंड लेवल, ठीक है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, यस, लास्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस। सीक्वेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो लिखा है रेडीमेड यही आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसा नहीं है, उसके लिए नाम यहाँ पे कॉलम्स में है, तो क्विकली हम उसको जो है क्रिएट करते हैं क्योंकि अभी आगे के भी हमें फीचर्स यहाँ पे देखने हैं। ओके, साइट सेटअप वर्क है। साइट सेटअप वर्क में लेबर कैंप है, साइट ऑफिसेस हैं, लैब्स हैं, कंस्ट्रक्शन लैब्स हैं, मटेरियल यार्ड है, वगैरह वगैरह, ये सब हमें चीजें करनी है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन इनका लेवल क्या है? देखिए, लेवल का मतलब होता है आउटलाइन लेवल, इन एमएसपी लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज आउटलाइन लेवल। तो इन सबको सिलेक्ट कीजिए, गो टू टास्क, और यहाँ पे एक राइट हैंड साइड का एक सिंबल है दैट इज कॉल्ड एज इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है टू इंक्लूड, इंक्लूड कीजिए, इसको इंक्लूड करना है। देखिए, क्लिक कीजिए। नाउ ऑल दिस एक्टिविटी आर अंडर दिस वास्तु ए बिल्डिंग। ओके, अंडर कैसे है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज कन्वर्टेड इनटू बोल्ड कलर एंड दीज आर सब टास्क। ओके, लेबर कैंप से लेके मटेरियल यार्ड तक, दिस इज द पार्ट ऑफ साइट सेटअप वर्क, सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे लास्ट में मैं लिखूंगा एक्सकवेशन लाइन आउट। ये आप फाउंडेशन में भी ले सकते हो लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं। कुछ केसेस में साइट बैरिगेशन वगैरह ये सब भी आपको करना है। तो देखिए, लिस्ट हो गया, इसके लेवल डिफाइन किए हमने। नाउ अलॉट द ड्यूरेशन। अभी ये लेबर कैंप से 7 days, साइट ऑफिसेस ये सिर्फ 4 दिन, लैब्स 3 दिन, मटेरियल ऐड करना है 3 दिन, और एक्सकवेशन लाइन आउट करना है 2 दिन। एक्सकवेशन लाइन आउट कॉमा क्लाइंट एंड आर्किटेक्ट कंफर्मेशन, क्योंकि वो दोनों चाहिए। एक दिन में मैं लाइन आउट करूंगा क्योंकि लाइन आउट गलत करेंगे तो हो सकता है परमिशन
में प्रॉब्लम आया आगे जाके। ओके, नाउ सीक्वेंस कहा हमने उस कॉलम में, लास्ट में हमने कहा सीक्वेंस, सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। लेबर कैंप, साइट ऑफिसेस, ये सब साथ में स्टार्ट हो सकते हैं क्या? तो ये समझने के लिए आपको 4 लिंकिंग समझना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिकल लिंक। जो सीक्वेंस का मैंने जो बात किया, जिसमें फिनिश टू स्टार्ट होता है, एक एक्टिविटी के फिनिश के ऊपर दूसरी एक्टिविटी का स्टार्ट डिपेंडेंट है। फिनिश टू स्टार्ट मतलब एक एक्टिविटी फिनिश हो रही है, दूसरी स्टार्ट हो रही है। एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, उसके साथ दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, मतलब एक एक्टिविटी का स्टार्ट दूसरे एक्टिविटी के स्टार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। एक एक्टिविटी यहाँ पे फिनिश हो रही है, सॉरी यहाँ पे फिनिश हो रही है और उसके ऊपर दूसरी एक्टिविटी डिपेंडेंट है, दिस इज कॉल्ड एज फिनिश टू फिनिश। और एक एक्टिविटी ऑलरेडी डिफाइंड है उसका स्टार्ट, वो स्टार्ट होने से पहले एक एक्टिविटी को फिनिश होना है, दिस इज कॉल्ड एज स्टार्ट टू फिनिश। हमें जो प्रायोरिटी है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मुझे ये चाहिए कि आप यहाँ पे देखो लेबर कैंप सेटअप कर रहे हो, उसके साथ साइट ऑफिस भी आप सेटअप कर लो, तो मुझे 3SS लिखना है, 3 स्टार्ट टू स्टार्ट। लैब भी हम स्टार्ट टू स्टार्ट कर सकते हैं, 4 स्टार्ट टू स्टार्ट। मटेरियल यार्ड ये सब होने के बाद करना है, तो से लैब के बाद तो 5FS, 5 फिनिश के बाद ये स्टार्ट करना है। एक्सकैवेशन लाइन आउट सबसे लास्ट में हम करेंगे, तो 6FS। तो जैसे ही 6FS लिखते हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 6 दिखेगा। ओके, मेन पार्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये सब हो गया, एक्सकैवेशन स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सकवेशन वर्क्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आई वुड लाइक टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स हियर। तो देखिए, एक्सकवेशन के बाद हम पीसीसी करेंगे, ये इमेज देख पा रहे हैं आप। एक्सकवेशन सॉफ्ट सॉइल में हो गया, एक्सकवेशन हार्ड रॉक में हो गया। देन उसके बाद हम ड्रेसिंग वगैरह करते हैं टू मेक द फाउंडेशन स्टार्टा क्लियर। उसके बाद हम पीसीसी करेंगे, लाइन आउट करके पीसीसी करेंगे। तो ये जो एक्टिविटीज है ये हमें यहाँ पे जो है डिफाइन करनी है। तो एक्सकवेशन वर्क में देखिए, सिलेक्ट द एक्सकवेशन वर्क, शिफ्ट डाउन बटन 3 टाइम्स, कंट्रोल डी कीजिए, कंट्रोल डी मतलब कॉपी पेस्ट अगेन। ये एक्सकवेशन जो है, इन सबको आउटडेंट करना है। आउटडेंट मतलब देखिए साइट सेटअप के अंदर जा चुके हैं। जैसे इंडेंट किया, इंडेंट का मतलब होता है टू इंक्लूड, वैसे आउटडेंट कीजिए, आउटडेंट का मतलब होता है टू एक्सक्लूड। इसको सिलेक्ट कीजिए, इंडेंट कीजिए फिर से। देखिए अभी स्लोली स्लोली हम लेवल बाय लेवल इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये 3 बार क्यों लिखा है? बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट द WBS इन क्लियर फॉर्मेट। एक्सकवेशन सॉफ्ट स्टार्टा, एक्सकवेशन हार्ड स्टार्टा एंड एक्सकवेशन लास्ट, ड्रेसिंग एंड क्लीनिंग। ओके, ड्रेसिंग एंड क्लीनिंग। ओके, ड्यूरेशन अलॉट करते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर के लिए से 4 डेज, हार्ड स्टार्टर के लिए 6 डेज और इसके लिए 2 डेज। इन तीनों को, सॉरी इन तीनों में से सॉफ्ट स्टार्टर जो है, ये एक्सकवेशन का कंफर्मेशन मिलने के बाद स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो है अल्फाबेट अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको जो है टास्क का जो एड्रेस है, जिसे टास्क आईडी कहते हैं, टास्क आईडी के साथ टास्क आईडी को लिंक करना है। तो एक्सकवेशन सॉफ्ट स्टार्टर जो है, जिसका आईडी है 9, आपको स्टार्ट करना है 7 के बाद। सो आई विल राइट इन फ्रंट ऑफ 9, 7 फिनिश होने के बाद 9 को स्टार्ट करना है। लेकिन 9 लिखने की जरूरत है नहीं है, एरर आ जाएगा, तो आपको 9 यहाँ से हटाना है, सिर्फ स्टार्ट लिखना है। 9 के सामने आप लिख रहे हो 7FS, मतलब 9 शुड बी स्टार्टेड आफ्टर 7। आई वांट टू स्टार्ट 10 आफ्टर 9, तो 10 के सामने क्या लिखना है बताइए? सिंपल 9FS। 9। 9FS। 9FS इज द गुड आंसर, कंप्लीट आंसर। ठीक है, और ये उसके बाद अपने आपको लिखना है 10FS। ओके, ये देखो ऐसे भी हो सकता है कि मुझे इतना सब वेट करने की जरूरत नहीं है। 10 के बाद साइट का लैंग्वेज है ना, काम का चाल कब मिलने वाला है, वर्क फ्रंट कहते हैं उसको। तो 10 तारीख के बाद मुझे 13 तारीख को अगर ये स्टार्ट करना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 9SS प्लस 3 डेज। ओके, ये हॉलीडे की वजह से 14 दिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? कर सकते हैं। ओके, सो यू डिसाइड हाउ टू ऑप्टिमाइज द शेड्यूल। ओके ओके, एक्सकवेशन हो गया। एक्सकवेशन के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे फाउंडेशन आरसीसी वर्क। ओके, इसको देखो, फाउंडेशन आरसीसी वर्क का पोजीशन करेक्ट है क्या? नहीं है, ये एक्सकवेशन के अंडर चला गया है, इसको बाहर निकालिए, आउटडेंट कीजिए। ओके, फाउंडेशन आरसीसी वर्क के अंडर देखिए पीसीसी बिलो फुटिंग और राफ्ट। उसके बाद क्या करेंगे हम? राफ्ट का रेनफोर्समेंट। यस, ऑल ऑफ यू चेक हियर। तो पीसीसी कर दिया हमने ठीक है, उसके बाद रेनफोर्समेंट करेंगे, उसके बाद साइड शटरिंग करेंगे और उसके बाद उसको पूरा कास्ट कर देंगे। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस, वो हमें यहाँ पे ड्राफ्ट करना है। तो 4 पॉइंट मत भूलो, फाउंडेशन के अंडर अंडर लेना है, इंडेंट करना है, पीसीसी, देन फुटिंग एंड राफ्ट रेनफोर्समेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फुटिंग एंड राफ्ट शटरिंग कास्टिंग। ओके, ये हम यहाँ पे शेड्यूल बना रहे हैं। ड्यूरेशन दे दीजिए से 3 डेज। ओके, अच्छा, इसके बाद राफ्ट के बाद आप जैसे पीसीसी करते हो, इसके बाद और एक लिखते हैं सेंटर लाइन मार्किंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर लाइन मार्किंग विथ टीएस। व्हाट इज टीएस? एनीवन? टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन। क्लाइंट एंड आर्किटेक्ट कंफर्मेशन, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपने किया है सेंटर लाइन, तो इसको उस तरीके से लिखो। सेपरेट भी लिखना है तो लिख सकते हो। ओके, ये रेनफोर्समेंट के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, से इट इज 15 डेज एक्टिविटी। शटरिंग करना है, साइड बाय साइड शटरिंग चलते रहेगा 7 दिन के लिए, और कास्टिंग भी चलते रहेगा 7 दिन के लिए। ओके, व्हेन आई कैन स्टार्ट दिस पीसीसी आफ्टर द ड्रेसिंग एंड क्लीनिंग, सो आई नीड टू राइट 11। ओके, यहाँ पे और एक शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट देखिए, अगर ऐसा है कि ये सारे एक्टिविटीज एक के बाद एक अगर आपको करना है, देखिए यहाँ पे ऐसे ही है, ये कंप्लीट हो रहा है, फिर ये स्टार्ट हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। वैसे अगर यहाँ पे मुझे करना है कि मैं 1 बाय 1 करूँ, तो ये आपको प्रीडेसेसर लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिलेक्ट कीजिए सभी एक्टिविटीज को, टास्क में जैसे आपने इंडेंट किया था, यहीं पे आपको लिंक ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक। सी दिस इज कॉल्ड एज लिंक। लिंक पे क्लिक कीजिए, तो देखिए ये सारे एक्टिविटीज यहाँ पे शेड्यूल हो चुकी है। ठीक है, विदाउट एनी टाइपिंग ऑफ द प्रीडेसेसर। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर करेंगे तो ये काफी डिले चला जाएगा, हम प्लानिंग में ही डिले कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, चलो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। मैंने ऑप्शन जस्ट बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
अगर मैं शटरिंग साइमल्टेनियसली स्टार्ट करूंगा, से इफ आई राइट 14 SS प्लस 10 डेज, इज इट फाइन? आप 13 तारीख को स्टार्ट करो, जितना भी बॉटम टॉप रेनफोर्समेंट आप कर लो। अच्छा, यहाँ पे फुटिंग एंड ड्राफ्ट रेनफोर्समेंट लिखा है, लेकिन उसके साथ देखिए एक्टिविटी लिखना भी क्यों इंपॉर्टेंट है। फुटिंग का ये बॉटम रेनफोर्समेंट है, उसी के साथ आप शेयर वॉल या कॉलम का रेनफोर्समेंट भी करते हो, यस और नो? वर्किंग प्रोफेशनल्स बताइए। Yes. ठीक है, Yes, तो sir. इसका ऐसे नाम लिखना, फुटिंग एंड ड्राफ्ट रेनफोर्समेंट, ये थोड़ा कंप्लीटेड नहीं है, तो यहाँ पे कॉमा करके ऐसे लिखिए, कॉलम शेयर वॉल रेनफोर्समेंट। ओके, तो आपका नाम जो है वो टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए। ओके, कास्टिंग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं 15 SS प्लस 2 डेज। ओके, और लास्ट में हम यहाँ पे कास्टिंग होने के बाद डी शटरिंग करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा मैं फाउंडेशन तक डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद हम डिटेल में ये भी जानेंगे सुपर स्ट्रक्चर का। यहाँ पे ये हो गया, नाउ फुटिंग हो गया, उसके बाद फाउंडेशन कॉलम जो है, फाउंडेशन कॉलम, कॉलम का रेनफोर्समेंट, देखो इसको भी कॉपी पेस्ट करेंगे हम 4 बार 3 बार, उसका शटरिंग, उसका कास्टिंग। जस्ट गिव मी 2 minutes so that we'll complete the foundation and then we'll quickly understand how to do the above plinth work. Okay, casting, डी शटरिंग वर्क। ठीक है, तो ये हो गया। ये भी आप ड्यूरेशन दे दो, जैसे कॉलम रेनफोर्समेंट का लैपिंग है, ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, सिर्फ लैप करना है, तो 3 दिन दिया हमने। शटरिंग 3 days, कास्टिंग 3 days एंड डी शटरिंग 2 days। तो इनको मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो है लिंक कर देता हूँ। ओके, तो देखिए फाउंडेशन कॉलम होने तक कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 37 डेज। ओके, नाउ इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बैकफिलिंग, करेक्ट है ना? प्लिंथ लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैकफिलिंग एंड कॉम्पैक्शन। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया देखिए, जस्ट 1 minute में देख लो, ये हमने एक्सकवेशन किया, पीसीसी किया, इसके ऊपर सेंटर लाइन मार्क किए, रेनफोर्समेंट किया, साइड शटरिंग, कास्टिंग, देन इसका शटरिंग, इसका कास्टिंग, और यहाँ पे हमने प्लिंथ लेवल तक यहाँ पे किया है। पर यहाँ पे हमारा ये बेसमेंट फ्लोर आने वाला है, फर्स्ट जो है हमारा स्लैब का जो साइकिल है वो आने वाला है। ओके, बैकफिलिंग कॉम्पैक्शन करते हैं से 6 days के लिए, एंड दिस हैज टू बी स्टार्टेड आफ्टर कॉलम डी शटरिंग 21। इसमें ऑफ कोर्स काफी सारे एक्टिविटीज है, जैसे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है, फाउंडेशन वाटरप्रूफिंग है, प्रेशर रिलीज पाइप होते हैं, कुछ जगह पे रॉक एंकरिंग होता है, तो ये सब चीजें होती है, लेकिन जो मैंडेटरी एक्टिविटीज है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट फाउंडेशन का हो गया। नाउ प्लिंथ वर्क, ठीक है, इसको आउटडेंट कीजिए। नाउ मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द माउस नाउ। आउटडेंट करने के लिए अल्ट शिफ्ट लेफ्ट, और इंडेंट करने के लिए होता है अल्ट शिफ्ट राइट। ओके, ये इंडेंट आउटडेंट आपका टाइम बचाएगा। अल्ट शिफ्ट लेफ्ट करते हैं। चलो, प्लिंथ में, प्लिंथ बीम आरसीसी में पहले लिख देता हूँ, उसमें पीसीसी वगैरह सब कुछ आ गया। क्या क्या आ गया देखो, प्लिंथ के नीचे पीसीसी करना है, रेनफोर्समेंट करना है, शटरिंग करना है, कास्ट करना है, तो ये आप कर सकते हो बैकफिलिंग और कॉम्पैक्शन के साथ के बाद, सॉरी, प्लिंथ बीम, उसके बाद आप डी शटर करोगे, प्लिंथ सोलिंग करोगे, फिलिंग करोगे एंड कॉम्पैक्शन करोगे वहां पे। ठीक है, तो ये से 6 days एक्टिविटी है, यू कैन डू इट 24 SS प्लस से 6 days। ओके, नाउ प्लिंथ हो गया, अभी यहाँ पे इसके आगे आपके स्लैब साइकिल स्टार्ट होंगे। मुझे ये बताइए इसका नाम क्या देना चाहिए। ये प्लिंथ कर दिया हमने, ये आपका बेसमेंट फ्लोर है, ये आपका ग्राउंड पार्किंग फ्लोर है। सो यू जस्ट टेल मी वन सिंपल क्वेश्चन आंसर, कि हमारा फर्स्ट स्लैब जो रहेगा वो ये बेसमेंट फ्लोर का रहेगा या ग्राउंड फ्लोर पार्किंग का रहेगा, क्या रहेगा? फर्स्ट स्लैब साइकिल Ground पूछ floor रहा हूँ, पर भी. ग्राउंड फ्लोर का रहेगा, तो नेम ऑफ दिस स्लैब साइकिल इज ग्राउंड फ्लोर स्लैब, एंड काउंटिंग वाइज दिस इज फर्स्ट स्लैब। उसके बाद ये ग्राउंड पार्किंग है, ठीक है, दिस इज ग्राउंड पार्किंग, दिस इज फर्स्ट फ्लोर। तो जो दूसरा जो स्लैब रहेगा वो आपका क्या रहेगा, फर्स्ट फ्लोर स्लैब, जो कि आपका सेकंड स्लैब है। एम आई करेक्ट? ओके, एक्सेल शीट का आपको मैं यहाँ पे यूज बता देता हूँ। हमें टाइपिंग का टाइम बचाना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका टाइम कितना बच सकता है एक्सेल यूज करने से। एक्सेल में जो चीजें होती है वो कुछ चीजें एमएसपी में हम ड्रैग ड्रॉप नहीं कर सकते, इसलिए। ओके, एक्सेल में देखिए, विच इज आवर फर्स्ट स्लैब, विच इज आवर फर्स्ट स्लैब, ग्राउंड Floor फ्लोर slab. स्लैब। ओके, स्पेस दीजिए, एंटर करो। मुझे बताइए काउंटिंग वाइज इज इट माय फर्स्ट स्लैब? यस, ब्रैकेट करते हैं यहाँ पे, Yeah. और यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट स्लैब, और इसके साइड में लिखते हैं क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ओके, दूसरे स्लैब का नाम बताइए, एनी वन ऑफ यू प्लीज। First floor. ओके, फर्स्ट फ्लोर स्लैब, राइट, बस इतना ही लिखिए। कितने फ्लोर है हमारे पूरे स्ट्रक्चर में? 10. 10 फ्लोर, 10 floor. और उसके ऊपर टेरेस फ्लोर भी रहेगा। Yes. ठीक है, टेरेस फ्लोर। ओके, नाउ इसको सिलेक्ट कीजिए एंड जस्ट ड्रैग इट। ओके, तो कितने स्लैब्स का आपको शेड्यूल बनाना है यहाँ पे? 12. 12। ओके, मुझे इन पूरे सेल्स का नाम एक ही इसमें चाहिए, तो उसके लिए एक्सेल में ऑप्शन है इक्वल टू कॉन्कैटनेट, CONCAT, ऐसे लिखिए। देखिए नीचे कॉन्कैटनेट आ चुका है, इसको आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए, ऐसे एक ब्रैकेट आएगा, ग्राउंड फ्लोर स्लैब, कॉमा, ओपन ब्रैकेट, कॉमा, फर्स्ट स्लैब, कॉमा, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। ये आपका पूरा नाम आ गया एक्टिविटी का। तो इसलिए मैंने कहा था WBS में एक्टिविटी का नाम करेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। इसको आप ड्रैग कीजिए, हो गया आपका WBS, कॉपी कीजिए, कॉपी किया आपने, और यहाँ पे हम इसको जो है
स्लैब आरसीसी वर्क्स ऐसे एक टाइटल दे देते हैं, इसको आउटडेंट करना मत भूलो, इसके अंडर ये सब पेस्ट कर देते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया हमने टाइपिंग का टाइम कितना बचा लिया यहाँ पे? एवरीवन अंडरस्टूड? इसको इंडेंट कर लीजिए। अभी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई द ड्यूरेशन, बट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, फर्स्ट स्लैब के लिए स्लैब साइकिल ज्यादा चाहिए होता है, 25 डेज से सेकंड 10 डेज, सॉरी 20 डेज, और बाकी सब आने वाले जो ड्यूरेशन है वो 15 डेज का है, तो मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ। तो बताइए, इसमें ग्राउंड फ्लोर स्लैब है उसको छोड़ के बाकी सब जो स्लैब है वो 1 आफ्टर 1, मतलब ग्राउंड फ्लोर को भी लिंक करेंगे हम यहाँ पे। इसको मैं येलो करके रख देता हूँ। मुझे बताइए, ग्राउंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ऐसे ही सीक्वेंस फॉलो होता है साइट पे? यस, वर्किंग प्रोफेशनल। तो Yes. अगर मेरा डिमांड ये है कि एक के बाद एक स्लैब करना है, तो कैन आई यूज द ऑप्शन कॉल्ड लिंक? देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्लोर जो कि नंबर है 28 पे, इसके सामने 27 लिखूंगा, फिर 28 लिखूंगा। इसके में भी टाइम क्यों हम इन्वेस्ट करें? अगर मुझे पता है कि ग्राउंड से लेकर टेरेस तक सब एक के बाद एक होने वाले हैं, तो क्लिक करो यहाँ पे। तो देखिए आपका WBS यहाँ पे आ चुका है, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो आपका गैन चार्ट बन चुका है। ठीक है, नाउ ये येलो लाइन का आंसर आप बताइए। 25। यस, तो प्लिंथ का पूरा होने के बाद वो साइकिल स्टार्ट होगा। सो 27 के सामने लिखना है 25। तो ये बन गया हमारा लेवल बाय लेवल WBS। तो आपका, आपके मैनेजमेंट को आंसर क्या रहेगा? यस सर, ये अगर कैलेंडर है 6 डेज का कैलेंडर जिसमें संडे ऑफ है और जो भी हॉलीडेज आपने दिए हैं, अगर सर हम 1 को प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं साइट सेटअप से लेके, तो आरसीसी कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको? डेट से बताइए, डेट देख के बताइए या ड्यूरेशन देख के बताइए। यस, 270 days। और कब कंप्लीट होगा? अराउंड मिड ऑफ जुलाई, राइट? मिड ऑफ जुलाई, राइट। तो इसमें जैसे दीपेश सर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्रिटिकल पाथ क्या है, देखते हैं। क्रिटिकल पाथ का कॉलेज में आपने देखा होगा, क्रिटिकल पाथ कौन से कलर से शो किया जाता है? Red. यस, कौन से कलर से? रेड। ओके, लेकिन यहाँ पे सारे एक्टिविटीज ब्लू कलर से दिख रहे हैं, तो आपको जाना है गैन चार्ट फॉर्मेट में। गैन चार्ट फॉर्मेट में क्लिक करो, यहाँ पे आपको क्रिटिकल टास्क दिखाई देगा, क्लिक करो, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से क्रिटिकल है, कौन से नॉन क्रिटिकल है। अभी तो सभी क्रिटिकल रहेंगे क्योंकि सिर्फ हमने आरसीसी का ही देखा है। जैसे जैसे आप आगे के एक्टिविटीज ऐड करोगे तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज भी रहेंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया हाउ टू क्रिएट द शेड्यूल। जो शेड्यूल हमने बनाया, जो प्लानिंग हमने किया, मुझे बताइए प्लानिंग होता कब है? ये अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस कहूंगा, सो दिस इज द प्लानिंग फेज। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोजेक्ट स्टार्ट। ये जीरो हम देख रहे हैं। अब ये हमने प्लानिंग बनाया, R0 बनाया, R0 बनाया, हमने दिखाया कुछ चेंजेस हुए, फिर मैनेजमेंट ने कहा चेंजेस करो, फिर हमने R1 बनाया, फिर हमने R2 बनाया। देखो इसमें एक पॉइंट आप याद रखो, जो भी आप बना रहे हो, जो भी एफर्ट्स आप उसमें दे रहे हो, उसका कभी भी बैकअप रखो। ठीक है, क्योंकि बाद में चल के अगर आपने वो बैकअप नहीं रखा, तो हो सकता है कि हमने कौन से शेड्यूल पे साइन ऑफ किया था, कौन सा प्रोजेक्ट हम ट्रैक कर रहे हैं, ये हम ही भूल जाए। इसलिए बैकअप रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है काफी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, काफी सारे डिलेस पे डेबिट्स या पेनल्टी अप्लाई होते हैं, तो ये सब बैकअप रखना जरूरी है। ओके, आपने शेड्यूल तो बनाया, लेकिन मुझे रिसोर्स और कॉस्ट लोडेड शेड्यूल चाहिए। ओके, नाउ देखिए, ये जो आप शेड्यूल देख रहे हो, इसमें अभी हमने एक पैरामीटर जस्टिफाई किया, और कॉलेज में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉपिक में एक बेसिक ट्रायंगल सीखा था जिसे हम कहते हैं TQC ट्रायंगल, टाइम, क्वालिटी एंड कॉस्ट। अभी क्वालिटी में उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के प्रोसेस सीक्वेंस होते हैं, ये हमने जस्टिफाई किया बाय अलॉटिंग द डिटेल लिस्ट एंड टाइम। ओके, अभी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? रिसोर्स आ गया इनटू उसका रेट आ गया, मतलब रिसोर्स की क्वांटिटी आ गई इनटू रेट इक्वल टू अमाउंट। ओके, तो ये भी हमें यहाँ पे देखना है। तो उसको देखो, क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न शेड्यूल बनाते हैं जिसमें टाइमलाइन भी डिफाइंड है, डेट्स भी प्रॉपर है, कैलेंडर प्रॉपर है, रिसोर्सेज भी है उसके साथ, और कॉस्ट भी है। ठीक है, तो ऐसे हम शेड्यूल बनाते हैं, मतलब एक ही बार एफर्ट लेना है। ठीक है, और बाद में आ जाके आप उसको ट्रैक कर सकते हो। चलो, तो ये हम देखते हैं एक बार। हाँ, तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेल शीट्स आपके सामने हैं। ये देखिए, एक बजट है हमारे पास। बजट में होता क्या है? करंट मार्केट रेट के हिसाब से रेट शीट होती है, विद GST, विदाउट GST। तो ये रेट्स हैं। L स्टैंड्स फॉर लेबर, M स्टैंड्स फॉर मटेरियल। कुछ कुछ पैकेजेस होते हैं, आपको पता है मार्केट में क्या है, मटेरियल प्लस लेबर या L+M जिसे कहते हैं हम। ठीक है, ऐसे सारे पैकेजेस का लिस्ट ऑलरेडी हमने करके रखा है, जिसमें रेट्स हैं, पर यूनिट रेट क्या है, सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो उसके बाद ये बजट भी हमने देखा, लेकिन ये बजट कहाँ से बना है? उसके जो फ्लोर वाइज क्वांटिटी जो है, उसके जो एलिमेंट वाइज जो क्वांटिटीज है, उसके अकॉर्डिंग ये बजट बन चुका है। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड टू क्रिएट द रिसोर्स क्रिएशन। पहले क्रिएट करते हैं, फिर उसको असाइन करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे आप देख लो। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द रिसोर्स, यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 43 days एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 25 days? सी, दिस 43 days इज द जस्टिफाइड
WBS। जस्टिफाइड मतलब दिस इज माइक्रो लेवल, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि सर बताइए ये 43 डेज कैसे आपने किया है, तो उसका डिटेल यहाँ पे है। लेकिन ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर स्लैब हमने लिखा है 25 डेज, 25 डेज का जस्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। तो आपको स्टार्टर से लेके कॉलम रेनफोर्समेंट शटरिंग से लेके सब करना है। तो दिस इज माइक्रो एंड दिस इज मैक्रो, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या है? तो अभी हम रिसोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यस सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिसोर्स पार्ट ऑल्सो। रिसोर्स में आप देखोगे मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी, कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स, इक्विपमेंट्स, ये सब रिसोर्स ही है। तो अगर मैं एक सिली क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ मुझे कितने टाइप के रिसोर्सेज लगते हैं कंस्ट्रक्शन में? हम ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 2000 रिसोर्सेज लगेंगे या 2,500 लगेंगे। टाइप जो है रिसोर्सेज के, जनरली हम मशीनरी, मैन पावर, मटेरियल ऐसे कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एमएसपी में 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, टाइप, कैटेगरी। उसके लिए जाना है आपको व्यू में, रिसोर्स शीट। रिसोर्स शीट में आपको खुद का रिसोर्स का डेटाबेस बनाना होता है। जैसे अभी यहाँ पे हम जो टिपिकल स्लैब साइकिल है उसके बारे में हम यहाँ पे करते हैं। देखिए आरसीसी का स्लैब साइकिल है। सो आई नीड मटेरियल, आई नीड लेबर्स एंड आई नीड द कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो। तो पहले हम मटेरियल के बारे में देखते हैं। मुझे कॉन्क्रीट चाहिए। कौन सा ग्रेड का चाहिए? कॉन्क्रीट यम 30 चाहिए। तो जैसे मैंने कहा 3 कैटेगरी होते हैं, आपको एमएसपी को बताना पड़ेगा कि वर्क, मटेरियल, कॉस्ट क्या कैटेगरी है। एमएसपी को तो पता नहीं है कि कॉन्क्रीट मटेरियल है, तो आपको मटेरियल चूज करना है। मटेरियल लेवल का मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो ये क्यूबिक मीटर में है, वो आप लिखिए, ठीक है। यहाँ पे समझो ग्रुप क्रिएट करना है कंक्रीट का, तो यहाँ पे आप कंक्रीट का ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमम यूनिट इज नॉट एप्लीकेबल। स्टैंडर्ड रेट, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने मार्केट रेट अभी मैंने एनालाइज किया है, मेरे पास है मार्केट रेट, तो मैं रेट शीट में जाके देखूंगा कि मेरा यम 30 का रेट जो है 6490 है, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सेल में देख सकते हो। सो आई विल राइट हियर 6490। ओके, नेक्स्ट मैं करूंगा रेनफोर्समेंट स्टील का एक रिसोर्स, ठीक है। ये भी मटेरियल है, इसको मेट्रिक टन में हम लेंगे, ठीक है। ये स्टील का एक यहाँ पे मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। इसका भी रेट देख लेते हैं कि ये रेनफोर्समेंट स्टील का रेट क्या है यहाँ पे, ठीक है। रेनफोर्समेंट स्टील का रेट है यहाँ पे 60,000 रुपीज। ओके, सो आप यहाँ पे लिखिए 60,000 पर मीट्रिक टन, लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो तीसरा हमें चाहिए लेबर्स। आपको देखिए इस केस में आपने कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी असाइन किया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मुझे कॉन्ट्रैक्टर भी असाइन करना है जो कि बिल्टअप एरिया बेसिस पे है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, और सीसी कॉन्ट्रैक्टर ऑन BUA बेसिस, बिल्टअप एरिया बेसिस, ठीक है। तो इसको बिल्टअप एरिया का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो क्या है बताइए? यस, वर्किंग प्रोफेशनल Square feet, square feet. स्क्वायर फीट, SFT. SFT, ठीक है। तो इसको आपको कौन से कैटेगरी में लेना है बताइए? मटेरियल, वर्क या कॉस्ट? तो इसको भी आपको मटेरियल में लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट करना है। इसको वर्क में नहीं ले सकते, क्योंकि वर्क का मतलब होता है पर आवर, पर डे, पर मंथ। देखो कॉन्ट्रैक्टर को हमने पर मंथ के बेसिस पे नहीं किया है, पर स्क्वायर फीट पे किया है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर का एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और इसका रेट देते हैं से 180 रुपीज। ओके, तो ये 3 मैंडेटरी रिसोर्स मुझे चाहिए। साथ में मुझे लेबर्स का हेडकाउंट भी ट्रैक करना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ से कारपेंटर्स RCC, फिटर RCC, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेसन RCC, ठीक है। तो ये वर्क कैटेगरी में लूंगा। मेरे पूरे स्लैब साइकिल में मैक्सिमम कारपेंटर्स रहेंगे से 25, फिटर रहेंगे से 28, और मेसन्स रहेंगे से 10। तो ये मैंने मैक्सिमम यूनिट भी यहाँ पे सेट करके रखा है। यहाँ पे इसका अमाउंट देना है नहीं देना है लॉजिकली डिसाइड करो। ऑलरेडी 180 रुपीज हम पे कर रहे हैं पर स्क्वायर फीट, तो ये देने की जरूरत नहीं है, हेड काउंट करने के लिए हमने रखा है, ठीक है। सो कम बैक टू गैंट चार्ट, हाउ टू असाइन, ऑल ऑफ यू चेक इट। यहाँ पे देखिए ये फाउंडेशन RCC का मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा। ओके, PCC के लिए तो मैं M30 यूज नहीं करूंगा। ये देखिए फुटिंग एंड ड्राफ्ट कॉलम रेनफोर्समेंट, रिसोर्स नेम दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करो, रिसोर्स, रिलेवेंट रिसोर्स असाइन करो, रेनफोर्समेंट स्टील, एंटर, डबल क्लिक, और यहाँ पे रिसोर्स में जाके आप उसका क्वांटिटी दे दो। जैसे क्वांटिटी मेरे क्वांटिटी शीट में है से इट इज 28.56 मीट्रिक टन। द मोमेंट यू एंटर ओके, यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करके देखो आपका अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। तो आपको रिसोर्स रिलेवेंट एक्टिविटी के सामने डिफाइन करना है। शटरिंग के सामने रेनफोर्समेंट का रिसोर्स नहीं आ सकता, ये लॉजिक हमें पता है ऑलरेडी। ओके, शटरिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने बिल्टअप एरिया बेसिस पे दिया है। कास्टिंग कॉन्क्रीट चाहिए, तो कॉन्क्रीट है यहाँ पे M30, एंटर, से दिस इज 165 M3, 165, एंटर करो, ओके करो। अलॉन्ग विद दैट मुझे कॉस्ट भी देखना है, तो एक कॉलम ऐड करो, कॉस्ट, एंटर। आप कॉस्ट भी यहाँ पे देख सकते हो, उसका टोटल भी उस WBS का आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है रेनफोर्समेंट। कैन आई कॉपी पेस्ट द रिसोर्सेस? यस, आप यहाँ पे कंट्रोल C करके कॉलम रेनफोर्समेंट के सामने कंट्रोल V कर सकते हो, दैट इज पेस्ट। लेकिन कॉमन सेंस ये है कि ये फुटिंग और राफ्ट का क्वांटिटी था, यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करना है और इसका क्वांटिटी से कुछ 12.65, तो इसका क्वांटिटी चेंज करो। उसके बाद कॉलम कास्टिंग है, यहाँ पे सेम रिसोर्स है, कॉपी पेस्ट करते हैं, डबल क्लिक करो, क्वांटिटी यहाँ पे चेंज करो से इट इज 86 M3। तो इस तरीके से हम इसको जो है रिसोर्सेज क्रिएट करके असाइन कर रहे हैं। ओके, सो गिव मी जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर स्लैब साइकिल को भी ये करना है, तो आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर। नहीं तो यहाँ पे असाइन ही कर देते हैं। चलो, व्हाट डू आई नीड? आई नीड कॉन्क्रीट, आई नीड
दिस रेनफोर्समेंट, आई नीड आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर। ये 3 मेजर रिसोर्सेज मुझे चाहिए पूरे स्लैब साइकिल का है। यहाँ पे माइक्रो लेवल पे नहीं है, दोनों जगह पे देखिए अलग अलग प्लेसमेंट हम कर रहे हैं। यहाँ पे कंक्रीट से सब मिला के 185 क्यूब है, बिल्टअप एरिया है मेरा से 8500 स्क्वायर फीट, स्टील है से 32.5। ठीक है, तो ये 46 लाख रुपीज बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज। मुझे साथ में फिटर कारपेंटर भी करना है असाइन। तो ठीक है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करो या फिर यहाँ से ही असाइन करो, क्लिक करो फिटर कारपेंटर मेसन, एंटर। हमने लिमिट सेट करके रखा है, लेकिन यहाँ पे आप ये असाइन कर सकते हो। जैसे कारपेंटर चाहिए पर डे के लिए, मुझे एवरेज कारपेंटर चाहिए 8 या 10, फिटर चाहिए से 12 और मेसन चाहिए से 4। ओके, तो कैन आई कॉपी पेस्ट ऑल दिस रिसोर्सेस? यस, हमने ये शॉर्टकट किया है, लेकिन प्रोसेस समझिए कि रिसोर्स क्रिएट कैसे करते हैं, असाइन कैसे करते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि 25 डेज का ब्रेकअप करो और कॉलम रेनफोर्समेंट के लिए अलग, कॉलम शटरिंग के लिए अलग, कॉलम कास्टिंग के लिए अलग, ऐसे आप रिसोर्सेज दो। ओके, आफ्टर डूइंग दैट टेल मी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यस, इट इज 6,02,69,390 रुपीज। ओके, नाउ ये हो गया हमारा टाइमलाइन, जस्टिफाइड, रिसोर्स लोडेड एंड कॉस्ट लोडेड शेड्यूल। समझ में आ गया सबको? ओके, नाउ इसमें अभी हमें ये पूछा जाता है कि चलो आप जो स्लैब का जो टिपिकल स्लैब जो है, ऐसे एज्यूम करो कि हमने प्लिंथ तक काम कर लिया है। मैनेजमेंट या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ये पूछते हैं कि मुझे अगले 3 महीने का 3MLA कहते हैं उसको, आप अगर बड़े कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में आपने अगर काम किया है, सबमिट 3MLA शेड्यूल। 3MLA का मतलब होता है 3 मंथ लुक अहेड। ओके, तो ये अगर मुझे देना है तो दे सकते हैं। गो टू व्यू, व्यू में जाना है, यहाँ पे आपको फिल्टर ऑप्शन है, फिल्टर पे क्लिक करना है और डेट रेंज देना है। डेट रेंज तो 1 दिसंबर से या 30 नवंबर से मुझे चाहिए, तो गो टू 30 नवंबर से लेके, देखिए 30 नवंबर मतलब ये मंथ एंड है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ओके कीजिए और फरवरी तक का आपको ये देना है, फरवरी 27, 28 फरवरी 27, ओके कीजिए। तो आपको देखिए सारे एक्टिविटीज जा चुके हैं, सिर्फ आपको दिखाई देगा उस पर्टिकुलर मंथ का 3 मंथ लुक अहेड का प्लान आपको यहाँ पे आप दे सकते हो। तो अगर इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको कॉन्ट्रैक्टर को टारगेट देना है, और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिंस आप देख सकते हो इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो ये एक्सेल जैसे ही दिखेगा, तो सामने वाले को भी पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। ओके, फिल्टर हटाना है, व्यू में जाना है, फिल्टर यहाँ पे जो है नो फिल्टर पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट 2 यूसेजेस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। नंबर 1, सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा और सिंपल उसका अगर हम रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे सकते हैं तो देखते हैं। मुझे बताइए इसमें हमने जो भी रिसोर्सेस असाइन किए हैं, M30 कंक्रीट, स्टील, इसका मुझे प्रोक्योरमेंट प्लान परचेस डिपार्टमेंट को बताना है। तो मतलब वो वेंडर के साथ निगोशिएट कर सके कि देखो भैया मुझे अगले आने वाले 6 महीने में इतना इतना मीट्रिक टन स्टील लगेगा, इतना इतना क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगा, तो ये रिपोर्ट मुझे जनरेट करना है। उसके लिए आपको जाना है व्यू में और यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिसोर्स यूसेज, क्लिक ऑन रिसोर्स यूसेज। देखिए काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये अनअसाइन जो है क्लोज करो, कॉन्क्रीट M30 है क्लोज, स्टील क्लोज, कॉन्ट्रैक्टर क्लोज करो, कारपेंटर और ये सब जो लेवल्स है वो आप क्लोज करो। टेल मी द टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी। यस 2471 MQ. यस 2471, करेक्ट। स्टील का क्वांटिटी कितना है? 431, राइट। ओके, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये मंडे ट्यूसडे पे दिख रहा है, डबल क्लिक कीजिए, गो टू बॉटम टीयर और मुझे मंथली देखना है। ओके, मुझे पहले यहाँ पे मिडिल टीयर में ईयर करना है, बॉटम टीयर में मंथ करना है। ये क्या किया मैंने, टाइम स्केल को स्केल चेंज कर लिया। तो देखिए अभी मुझे बताइए कि मार्च जो है, मार्च उसका कंक्रीट का टारगेट कितना है, मार्च मंथ में आपको कितना कंक्रीट करना है? 333. करेक्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। मार्च मंथ तक कितना करना है, उसका कंसेप्ट है क्यूमुलेटिव वर्क। तो मार्च मंथ तक कितना करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 165 ये सबको टोटल करना पड़ेगा मार्च तक। यस और नो? Yes. ठीक है, तो Yes. कैलकुलेटर लेके करना है या एक्सेल पे करना है, कुछ जरूरत नहीं है, राइट क्लिक करो, लिखिए. क्यूमुलेटिव वर्क यहाँ पे ऑप्शन है। अभी मुझे बताइए मार्च मंथ तक कितना काम करना है आपको, मार्च मंथ तक। 1361 MQ. यस, 1361. 1361, करेक्ट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि उस मंथ का टारगेट कितना है और उस मंथ तक का टारगेट कितना है। इसी तरीके से आप कॉस्ट भी देख सकते हो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे कॉस्ट है, तो अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑब्जर्व द कॉस्ट। गो टू रिपोर्ट, कॉस्ट, कैश फ्लो, दिस इज द कैश फ्लो। ये उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसको यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको आप यहाँ पे डिलीट करो, ये फॉन्ट साइज थोड़ा ज्यादा हो चुका है, इसमें जाके हम थोड़ा फॉन्ट साइज कम करते हैं। ये ग्राफ देखिए, दिस ग्राफ इज हिस्टोग्राम एज वेल एज एस कर्व। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्टली क्या है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये वाई एक्सिस जो है इसका रेंज बताइए क्या है, 0 to 50, 50 to 1, मतलब रेंज क्या है बताइए फ्रेंड्स? 50 lakhs. 50 लाख का है। और ये जो एक्सिस है ये है वाई डैश एक्सिस, इसका रेंज क्या है? 1 crore. 1 crore. 1 करोड़, करेक्ट। और ये जो है नीचे जो दिया गया है ये क्या है, 341, अगेन सॉरी 34, फिर यहाँ पे 123, मतलब ये क्वार्टरली है, मुझे चाहिए मंथली। ठीक है, तो आपके सामने फील्ड लिस्ट है, एडिट करना है और एमएसपी को बताना है कि मुझे ये मंथली चाहिए। सिंपल स्टेप है। ओके, हम जाते हैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, इंस्टेड ऑफ क्वार्टर सिलेक्ट मंथ,
एंड क्लिक ओके। यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना है, कर सकते हो। अभी आ गया मंथली। यस, हाउ टू रीड दिस ग्राफ? सी, दिस ब्लू कलर हिस्टोग्राम इज फॉर वाई एक्सिस, दैट इज मंथ। तो मुझे यहाँ पे अगर ये ब्लू कलर जो है, जस्ट 1 सेकेंड, जैसे ये मार्च 27 आप ले लो, तो ये वाला जो टॉप है इस हिस्टोग्राम का टॉप, तो मार्च मंथ में अप्रोक्सीमेट बताइए कितना अमाउंट का काम आपको करना है या कितने अमाउंट का वैल्यू आपको अचीव करना है? अराउंड 78 या 80 लाख, ठीक है। मार्च मंथ तक का अगर हम देखना है तो ये ऑरेंज कलर को कंपेयर करना पड़ेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे है, इसको आप वाई डैश एक्सिस के साथ कंपेयर करो। तो मुझे बताइए अप्रोक्सीमेट कितना वैल्यू आपको मार्च मंथ तक अचीव करना है? अराउंड 3.1 या 3.2 करोड़, करेक्ट। तो समझ में आ गया। ये जो रिपोर्ट्स है ये क्विकली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि जैसे आप बहुत सारी जगह लर्न एमएसपी इन 2 आवर्स या लर्न जनरेट द रिपोर्ट इन 1 मिनट, ऐसा नहीं होता है। इसके पहले आपको काफी वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करके फिर आउटकम जो है वो इस तरीके से आपके सामने आएंगे। मैनेजमेंट ने पूछा कि मेरे पास तो एमएसपी नहीं है, मुझे ये रिपोर्ट एक्सेल में करके भेजो। अभी हम क्या करेंगे, फिर वो रिपोर्ट कॉपी करेंगे, एक्सेल में पेस्ट करेंगे, जरूरत नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का ही मेंबर है। आपको सिंपली जाना है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में यहाँ पे विजुअल रिपोर्ट है जिसके नीचे लिखा है एक्सपोर्ट, क्लिक करो। कैश फ्लो रिपोर्ट पे क्लिक करो, वीक की जगह पे मंथ सिलेक्ट करो, व्यू पे क्लिक करो। सो आपके सामने आएगा अभी कैश फ्लो रिपोर्ट, लेकिन एक्सेल में। ये देखिए, एक कैश फ्लो रिपोर्ट दिख रहा है आपको, कैश फ्लो रिपोर्ट। यस, ओके। ये डायरेक्ट ऐसे रेडीमेड यूज नहीं करना है। यहाँ पे 2 सबशीट्स हैं, चार्ट 1, टास्क यूसेज। तो इसको टास्क यूसेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट और क्यूमुलेटिव कॉस्ट है, इसको पहले एक्सप्लोर करते हैं, मतलब इसको एक्सपांड करते हैं। तो देखिए कैसे करना है। कॉस्ट, क्यूमुलेटिव कॉस्ट फील्ड ऑन है, टास्क ऑन दिख तो रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, टास्क का कुछ नाम तो नहीं दिख रहा है। तो इसको एक बार ऑफ करके ऑन कर लो, तो आप देखो प्रोजेक्ट 1 ओपन हो चुका है। इसको एक एक करके ओपन करो। जैसे देखो आप यहाँ पे बीओक्यू के फॉर्मेट से ये देख सकते हो। तो जो 6 करोड़ का जो अमाउंट है उसमें से मुझे बताओ आपका जो सुपर स्ट्रक्चर या स्लैब का जो अमाउंट है वो कितना है? 5 करोड़ है। और बाकी 41 लाख जो है वो यहाँ पे है। स्लैब को ओपन करोगे तो फर्स्ट स्लैब का अमाउंट कितना है, सेकंड स्लैब का अमाउंट कितना है वो दिखेगा। लेकिन हम यहाँ पे टाइमलाइन के साथ इसको अटैच किया है, तो मुझे टाइमलाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये बीओक्यू जैसे दिख रहा है जिसमें बीओक्यू आइटम्स है और उसका कॉस्ट है, लेकिन वो कॉस्ट का जो प्लेसमेंट है वो कौन से मंथ में है वो नहीं दिख रहा है। उसके लिए आपको ऑन करना है मंथली कैलेंडर। ये देखिए यहाँ पे आपको सबसे बॉटम में दिखाई देगा मंथली कैलेंडर, इसको ऑन कर लो तो ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए 2026, 2027, इसको भी ओपन कीजिए तो आपको सितंबर मंथ और सितंबर मंथ तक कितना, अक्टूबर मंथ तक कितना, ये आपको दिखाई देगा। क्यूमुलेटिव कॉस्ट नहीं चाहिए तो इसको ऑफ ऑफ कर सकते हो। सो दिस विल गिव यू द मंथ वाइज कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। सो दिस इज द रिपोर्ट दैट वी हैव जनरेटेड थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। तो सिंपल है, आपको विजुअल रिपोर्ट में जाके कैश फ्लो क्लिक करना है और यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन यूज करने हैं। टास्क ऑन करना है, मंथली कैलेंडर ऑन करना है और इसको एक्सपोनेंशियली आपको ओपन करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द कैश फ्लो। बेसलाइन इन सिंपल फॉर्मेट में आपको बता देता हूं। जैसे एक एक्टिविटी हम ले लेते हैं, व्हाट इज बेसलाइन। पहले ये समझ लो कि बेसलाइन का मतलब ये नहीं है कि डेट्स या ड्यूरेशन फ्रीज हो गया, इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट। सो एक एक्टिविटी मैंने हाईलाइट की है, फुटिंग एंड ड्राफ्ट रेनफोर्समेंट। फुटिंग एंड ड्राफ्ट, इसका ड्यूरेशन कितना है? 15 डेज। इसका स्टार्ट क्या है? 1 अक्टूबर। फिनिश क्या है? 17 अक्टूबर, बिकॉज ऑफ संडे एंड ऑल, ये ऐसे डेट्स आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए 15 डेज, 1 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। आंसर यस और नो में दीजिए। इज इट न्यूमेरिकल वैल्यू? ऑल दे आर न्यूमेरिकल वैल्यू, यस और नो? यस सर। ओके, Yes. आप स्टील देख पा रहे हो, कितना मेट्रिक टन है स्टील? 28.50. 28.56। इसका अमाउंट कितना है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए? 17.13 लाख। ठीक है, तो आप यस नो में बताइए। मैं हर एक न्यूमेरिकल पैटर्न के अंदर मैं अंडरलाइन करूंगा ब्लैक कलर के साथ। लेकिन उससे पहले मैं बेसलाइन का कंसेप्ट बताऊंगा। जब आप बेसलाइन सेट करते हो मतलब करते क्या हो? बेसलाइन सेट करने का मतलब ये है कि सर देखिए हमने ये पूरा शेड्यूल बना लिया है, विथ रिसोर्स बना लिया है, लिंकिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करके हो गया, प्रोजेक्ट के जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके माइलस्टोन के अकॉर्डिंग भी ये मैनेजमेंट को हमने कन्विंस किया है। अभी इसको ट्रैक करने का टाइम आ चुका है। अभी ट्रैक करोगे किसके साथ? पहले इन सब पैरामीटर को फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? फ्रीज करना पड़ेगा। तो कैसे फ्रीज करेंगे? पूरे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके हमें बेसलाइन सेट करना होता है। तो एक ब्लैक कलर का बार आ जाता है आपके एक्टिविटी के अंदर। तो ये ब्लैक कलर का बार क्या इंडिकेट करता है? दिस इज गोइंग टू फ्रीज ऑल ऑफ योर न्यूमेरिकल वैल्यूज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, whether it is start date, whether it is finish date, whether it is duration, whether it is quantity, whether it is amount. Understood? करेक्ट, फ्रीज हो गया। अभी यू आर नॉट कंसेप्चुअली अलाउड टू चेंज दिस पैरामीटर्स। चेंज करेंगे तो क्या फायदा है? हर बार मैं चेंज करूंगा और मैं ही रेस में अकेला दौड़ रहा हूँ और मैं ही रैंक 1 आऊंगा, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू कम्पीट विथ योर प्री डिसाइडेड टारगेट्स। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के इसमें आपने देखा होगा, फर्स्ट जो टीम है वो टारगेट सेट करेगी, दूसरी टीम आएगी और उसको चेस करेगी। तो हमने प्लान कर लिया, अभी इसको हमने सेट किया है, फ्रीज किया है। तो कैसे फ्रीज करते हैं वो देख लो। फॉर दैट पर्पज यू नीड टू गो टू द प्रोजेक्ट,
सेट बेसलाइन, सेट बेसलाइन। यहाँ पे आपको एमएसपी पूछेगा कि एंटायर प्रोजेक्ट के लिए करना है या सिलेक्टेड टास्क के लिए करना है। मुझे एंटायर प्रोजेक्ट के लिए करना है, तो देखो ये बार चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड, इसको थोड़ा स्केल में कम कर देता हूँ, मतलब आपको क्लियरली दिखेगा। आई थिंक इट इज नाउ विजिबल कंफर्टेबली। ओके, अच्छा ये रिसोर्सेज के नाम आ चुके हैं, इसको मुझे हटाना है। राइट क्लिक, बार स्टाइल, टेक्स्ट, रिमूव दिस रिसोर्स, गो टू क्रिटिकल, रिमूव द रिसोर्स। ओके, हाँ अभी आपको बार चार्ट भी क्लियर दिख रहा है। तो मुझे बेसलाइन सेट करना है। कैसे करना है? प्रोजेक्ट सेट बेसलाइन, सेट बेसलाइन। बेसलाइन है इंटरव्यू क्वेश्चन। बेसलाइन आप कितने सेट कर सकते हो? तो टोटल 11 बेसलाइन हम सेट कर सकते हैं, ओरिजिनल प्लस 10 एडिशनल। ठीक है, तो ये ओरिजिनल बेसलाइन में फर्स्ट टाइम सेट कर रहा हूँ। ओके करो। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि बेसलाइन सेट हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत सारे ऑप्शन हैं। राइट क्लिक, शो और हाइड बार स्टाइल, इसमें आपको बेसलाइन की वैल्यू मिलेगी। बेसलाइन कब सेट की है ब्रैकेट में आप देख सकते हो, 24 मई। सिलेक्ट करो तो आपको एक ब्लैक कलर बार आपको दिखाई देगा, दिख रहा है ब्लैक कलर का बार, तो बेसलाइन सेट हो चुका है। तो और भी क्या मेथड्स हैं देखिए, ड्यूरेशन, स्टार्ट, फिनिश। फिनिश को मैं कंपेयर करके देखता हूँ। इंसर्ट करो एक कॉलम, राइट क्लिक, इंसर्ट कॉलम, बेसलाइन, फिनिश, एंटर करो। ये देखिए, ये जो वैल्यूज पहले प्लान्ड थे, अभी वो बेसलाइन मतलब सेट या फ्रीज हो चुके हैं। वैसे ही जैसे कॉस्ट है मेरा 6 करोड़ समथिंग, देखते हैं जैसे कॉस्ट है वैसे बेसलाइन भी कॉस्ट सेट हो चुका है क्या? यस। नाउ इसका मतलब यह है कि आपने बोला है कि हम प्रोजेक्ट 14 जुलाई तक कंप्लीट करो। अभी बेसलाइन फिनिश का मतलब है कि आपको 14 जुलाई या उससे पहले ही कंप्लीट करना है। 6 करोड़ आपने प्लान किया था, 6 करोड़ बजट में ही या 6 करोड़ बेसलाइन कॉस्ट में ही इसको कंप्लीट करना है। इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? यस ऑफ कोर्स, एक्चुअल के साथ। लेकिन बेसलाइन सेट करना ट्रैकिंग से पहले बहुत जरूरी है। विदाउट बेसलाइन अगर आप प्रोजेक्ट को ट्रैक करने लगोगे तो उसका कुछ भी मीनिंग नहीं बनता है। कंपेयर तो करना चाहिए किसके साथ, राइट? तो यस, दिस वाज द बेसलाइन। अभी आपने कहा कि सर इसमें हमने कुछ चीजें एमईपी के ऐड किए हैं, तो उन्होंने कहा कि एमईपी का भी आप ये सर्विसेज ऐड करो। ठीक है, एमईपी का कंड्यूटिंग वगैरह जो भी है, फर्स्ट फ्लोर एमईपी वर्क, सेकंड फ्लोर एमईपी वर्क, थर्ड फ्लोर वगैरह, ये कब किया आपने? देखिए इसमें आप देख लो, ये समझो कुछ 25 डेज है, 25 डेज है, और ये स्टार्ट करेंगे से फोर्थ फ्लोर के बाद 31, 32। मुझे बताइए बेसलाइन में कुछ वैल्यूज दिख रहे हैं आपको? देखिए No, sir. बेसलाइन में कुछ वैल्यूज है, यस और नो? No, sir. ओके, तो आप देखिए दो ऑप्शन है आपके पास। अभी ये मेजर चेंज है क्या? यस मेजर चेंज है। तो अगर मैं प्रोजेक्ट में जाके सेट बेसलाइन करता हूँ, इसी ओरिजिनल बेसलाइन को मैं अगर फिर से सेट करूंगा तो ये क्या स्टेटमेंट आता है? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, रीड इट। Baseline has already been used on 24/5. Are you sure you want to overrun? ओवरराइट, ओवरराइट मतलब क्या होगा? पुराना वाला जो भी आपने ट्रैकिंग किया है वो सब डिलीट हो जाएगा, राइट? तो ये एक ऑप्शन है। अगर आप इनिशियल फेज में हो, आपने कहा कि नहीं सर कुछ एक्टिविटीज में भूल गया था, मैंने बाद में ऐड किया, और ज्यादा कुछ प्रोग्रेस आपने अचीव नहीं किया है, तो ओवरराइट करो, कोई इशू नहीं। लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गया है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होकर 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद आपने एक्टिविटी ऐड किया है, तो ओरिजिनल बेसलाइन को डिस्टर्ब मत करो, नया बेसलाइन सेट करो। ओके करो, तो आपको ओरिजिनल बेसलाइन में कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक कॉलम ऐड करना है, उसका नाम है बेसलाइन 1 फिनिश, या बेसलाइन 1 के जो भी फील्ड है, इसमें आपको ये डेट दिख रहा है, यस और नो? Yes, sir. यस। तो इसके आगे आपको जो कंपैरिजन करना है वो बेसलाइन 1 के साथ कंपैरिजन करना है, उसके लिए भी प्रोसीजर है। तो देखो, आपको एमएसपी को बताना पड़ेगा, फाइल में जाके एडवांस में जाके आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो मेरे कंपैरिजन्स हैं वो बेसलाइन के साथ चाहिए या बेसलाइन 1 के साथ चाहिए। दोनों के साथ भी आप कर सकते हो, एट ए टाइम नहीं करोगे, लेकिन एक टाइम पे एक बेसलाइन या दूसरे बेसलाइन के साथ उसका कंपैरिजन आप कर सकते हो। ओके, Let us open the Q&A. Anyone, any questions? You may type in the chat box or you may raise your hand. So sir, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है चेतन सर, हाउ कैन वी जनरेट एन ओवरऑल प्रोग्रेस ट्रैकिंग रिपोर्ट फ्रॉम एमएसपी? काफी सारे ऑप्शंस हैं उसमें। हम एक ट्रैक फाइल यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ये यहाँ पे देख सकते हो। लेवल बाय लेवल में आपको दिखाऊंगा। लेवल 1 पे जाते हैं, तो मुझे बताइए ओवरऑल, आप ही इसका आंसर मुझे दे दो। ये फुली ब्लोन आउट एक शेड्यूल है जिसमें मैंने ट्रैकिंग के सारे इंपॉर्टेंट मैंडेटरी कॉलम्स है उसको रखा है। उसको पढ़ते कैसे देखिए, व्यू तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, बी वर्सेस ए वर्सेस पी, मतलब क्या? देखिए बी वर्सेस बेसलाइन वर्सेस एक्चुअल वर्सेस इट्स फर्दर फ्यूचर प्रोजेक्शंस। तो ये प्रोजेक्ट का मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे करेक्ट कॉलम में देख के बताइए, ये प्रोजेक्ट का टारगेटेड फिनिश क्या है? 21/11/27. करेक्ट, ये होना चाहिए। अभी जो भी मैंने प्रोग्रेस अचीव किया है, कितना अचीव किया है मैंने? 23%. तो ये जो मैंने अचीव किया है, मैं ऑन ट्रैक हूँ या कुछ डिले चल रहा है मेरे प्रोजेक्ट में? 53 days 53 variance. डेज का डिले चल रहा है, तो इसका मतलब मैं ऑन ट्रैक नहीं हूँ। ठीक है, एक्चुअल प्रोजेक्ट तो अभी फिनिश नहीं हुआ है, 23% मैंने अचीव किया है। सिंस आई हैव डन सम डिले हियर, सो ये प्रोजेक्ट फिनिश जो टारगेटेड था 21 नवंबर, ये कब तक जा सकता है? देखिए 13/1/28. 13/1/2028। ठीक है, तो ये आपने जो क्वेश्चन पूछा, इसमें इसका प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ इन कंपैरिजन विद माय बेसलाइन, वो मैं प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। अभी मैं आपको पैकेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। लेवल 2 पे जाके देखते हैं, तो ये मेरा प्रोग्रेस है। जैसे एक्सकेवेशन तो हो चुका है लेकिन 8 दिन का डिले हो गया। सबस्ट्रक्चर का काम हो चुका है 100%, लेकिन 53 डेज का डिले हो गया। अभी हम देखते हैं लेवल 3 पे जाके। देखिए लेवल 3 पे ये आप देख पा रहे हो। लेवल 4 पे जाके देखते हैं,
जिसमें मैं सारे स्लैब्स देख पा रहा हूँ। तो मुझे बताइए, लेवल 3 पे आप देखो, बेसलाइन की तरफ देखो, स्टेटस डेट एक इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए मुझे आपको स्टेटस डेट बताना पड़ेगा। ये देखिए, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 15 नवंबर 26, यहाँ पे देखिए, हाँ ये वाला देखिए, टास्क नंबर 114, उसका बेसलाइन फिनिश देखिए क्या है, 14 नवंबर। नवंबर के कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये अभी तक एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं हुई, क्योंकि इसका प्रीवियस लैब अभी तक नहीं हुआ है। और उसके प्रीवियस लैब को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लैब ही 15 नवंबर को एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका है। तो 15 नवंबर को एक्चुअल अगर मेरा फर्स्ट लैब हुआ है और मेरा टारगेट था कि मैं थर्ड स्लैब करूं, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे काफी दिन डिले किया है, 53 डेज का डिले चल रहा है। तो ये कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे आप देख पाओगे, और इस डिले का इम्पैक्ट रिसोर्सेज पे भी होगा और कॉस्ट पे भी होगा। यस, ये एक कंपैरिजन रिपोर्ट है फॉर द प्रोग्रेस। करियर रोड मैप फॉर द पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे कोई वर्किंग इंजीनियर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, किसी की खुद की कंपनीज है, तो आई बिलीव जो स्टूडेंट्स है वो सबसे पहले तो आज के सेशन पर से दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ सैंपल बिल्डिंग शेड्यूल, एड इट टू योर रेज्यूमे, डिस्कस इट इन योर इंटरव्यूज। आपके इंटर्नशिप भी जब आप कर रहे हो, मेक इट अ पॉइंट दैट अलोंग विद साइट सुपरविजन यू गेट द डेटा, you gather the data from the site and use it in your MSP as well. So use your internship for collecting data, if I may say so. For working engineers, learn proper sequencing, whatever experience you have gained. Try to, how do you convert that experience into something tangible? MS प्रोजेक्ट में आप वो आपका एक्सपीरियंस पूरा कैसे काउंट कर सको। एंड फॉर द बिल्डर्स एंड कंपनीज, आई बिलीव इफ यू अप्रिशिएट कि आपके पास भी ऐसे रिपोर्ट्स और ऐसे समरीज आने चाहिए, इतनी क्लैरिटी आनी चाहिए, तो आई बिलीव इवन यू कैन टेक इनिशिएटिव्स टू ट्रेन योर टीम इन द सेम प्लानिंग लैंग्वेज, ताकि अगर आप अर्न वैल्यू एनालिसिस बोलो तो टीम को भी समझे, आप वरायंस पूछो तो टीम आपको दे पाए, आप लुक अहेड प्लानिंग मांगो तो सामने वाले भी आपको दे पाए। राइट। थैंक यू एवरीवन and wishing you all successful careers ahead in whatsoever you are doing. Thank you, everyone.